तो वेलकम प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि भारत एमसीक्यू सीरीज़ मैंने चला रखी है। ये लेक्चर नंबर 6 रहेगा। लेक्चर नंबर 5 मैंने पढ़ा चुके हैं, जो कि वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये खास वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए होने वाली है। इसमें मैं एमसीक्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना इसमें मैं बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस जो कि मॉड्यूल नंबर 2 है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों का, उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, मतलब किस रूप में हमें देखने को मिलते हैं कंड्यूट पाइप्स। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ज़्यादातर किसमें मिलते हैं, आउटर डायमीटर इन mm। देखो mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है, एक m और दूसरा m। इस पहले वाले m का मतलब होता है 10⁻³ इतना ध्यान रखना। और आउटर डायमीटर क्या होता है, जैसे कंड्यूट पाइप होता है जो कि दीवारों में होते हैं, जिसके अंदर से पाइप वगैरह जाते, वायर वगैरह जाते हैं, ये सभी को पता होगा। तो ये जो पाइप मतलब कंड्यूट पाइप है, ये कुछ मोटा भी होगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको सही से बनाऊँ तो इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पाइप है पूरा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ मोटा होगा ना, तो ये जो इसका हिस्सा है, ठीक है, ये इसकी मोटाई कहलाती है। बाकी जो अंदर वाला पार्ट होता है ये खोखला होता है, ठीक है। और उसके बाहर वाला सरफेस जिसे हम पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो होता है। अभी आप ध्यान रखना, देखो ये जो अंदर वाला है तो उसको कहते हैं इनर डायमीटर, ठीक है। और जो बाहर वाली परिधि है, ये वाला जो बाहर वाली परिधि है जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारा आउटर डायमीटर होता है। तो ये सब चीज़ जान ली है आपने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 42वां क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्ट ऑफ द रिवायरेबल फ्यूज़। अब देखो रिवायरेबल फ्यूज जो होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, जिस पर ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। मतलब एक जैसा समझ लो कि एक जैसा फ्यूज़ है ये, ठीक है, ये एक फ्यूज़ है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ रेटिंग होगी, रेटिंग एम्पियर में। वो रेटिंग क्या होगी कि मैक्सिमम जो करंट है वो क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है। सपोज करो कि 10 एम्पियर तक ये क्या कर सकता है, करंट को बियर कर सकता है। यदि ये 11 एम्पियर होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि लगभग 15 या फिर 20 एम्पियर, अब मान लो कि 20 एम्पियर वो मैक्सिमम कंडीशन है जिसपे मेल्ट हो जाएगा। तो वही चीज़, तो क्या करना है कि इसमें जो मैक्सिमम करंट पे जिस पे मेल्ट होगा वो, और जो उसकी करंट रेटिंग होती है वो नीचे, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम मेल्टिंग करंट जो होगी वो ऊपर आएगी और जो उसकी रेटिंग करंट होगी वो नीचे आएगी। अब इन दोनों को रखते हो तो जैसे 20/10 हम रखते हैं तो 2 आएगा लगभग, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल अपने दौर से लिया था। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ये आएगा, मतलब रिवायरेबल का जो मैक्सिमम करंट होगा जिस पर वो मेल्ट हो जाता है वो 14 एम्पियर होगा, ठीक है। और 10 एम्पियर क्या होगा, वो रेटिंग में होगा। तो इसका 1.4 इस प्रकार से आएगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कुल मिला के बात था क्वेश्चन नंबर 12 रिवायरेबल फ्यूज यदि आपका है तो उसका आंसर बी लगाना है, 1.4, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। रिवायरेबल फ्यूज का मतलब आप जान लीजिए क्या होता है, ऐसा फ्यूज है जिसका फ्यूज एलिमेंट जो है, एलिमेंट जो है वो फूक जाए और उसके बाद कोई दूसरा AGAIN अगेन दोबारा से, मतलब कोई दूसरा जो एलिमेंट, ठीक है, उसको हम इसके स्थान पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना आप, इसकी जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे इसकी लंबाई होगी, इसकी करंट रेटिंग होगी, CR मतलब करंट रेटिंग, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस बिंदु पर वो गल सकता है टेम्परेचर पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसकी कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन इस 42वें का आंसर क्या था, बी। आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 43वां क्वेश्चन। तो इसमें भी लिखा है पेंडल होल्डर के संयोजन में जोड़ने में अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है। जैसे पेंडेंट होल्डर, ठीक है, यहाँ पर आप बल्ब वगैरह लगाते हो ना, इस प्रकार से बल्ब लगा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद इस बल्ब के अंदर 2 कनेक्शंस होंगे कॉपर के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिंक्स वगैरह, ठीक है। यहाँ से हम इसको वायर को डालते हैं, ठीक है। वायर के भी 2 वायर होंगे। यदि हम डायरेक्ट क्या वायर को ऐसे जोड़ देंगे तो हम इसको यदि पकड़ के नीचे को खींचते हैं तो खींच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, जो स्क्रू के द्वारा जो वायर को हमने अटैच किया था, स्क्रू किया हुआ था, जिसे कसा हुआ था, वो खुल भी सकता है, ठीक है। इसलिए इस वायर को डायरेक्ट ना डालते हुए एक ऐसे करके गांठ के द्वारा इसके अंदर मतलब
जो पेंडेंट होल्डर है उसके अंदर डाला जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो गांठ लगाई है इस होल्डर के अंदर, तो इसका क्या उद्देश्य है। मैंने क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, ठीक है, जिसे आप समझ में आ जिसका आपके समझ में आ जाए और आप इसका आंसर कर सको। तो देखो 43वें क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो गांठ है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है पेंडेंट होल्डर में। तो आप समझिए, देखो अवॉइड द लॉसेस कंजम्पशन, ढीले संयोजन से बचना। तो क्या इसके ढीले संयोजन से नहीं। इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। क्या होती है इसमें इंक्रीज द, और इसके बाद क्या है प्रिवेंट द, ये है देखो स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, रिड्यूस द स्ट्रेन फॉर द टर्मिनल्स ऑफ द एसेसरीज। मतलब ये होता है जो खिंचाव होता है ना, खिंचाव, तो उसको क्या कर सकता है वो कम कर सकता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर होगा। आप ये ध्यान रखना जहाँ पर स्ट्रेन आ जाए और यहाँ पर नोट आ जाए, अंडर राइटर की गांठ ये आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फ्यूज। अब ये जो चित्र है ये किस प्रकार के फ्यूज का चित्र है। देखो ये HRC फ्यूज का चित्र है। HRC की फुल फॉर्म होती है हाई रेपिचरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और 45वां क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। ये जो है ये होल्डर्स हैं, ठीक है, ये इनका नाम क्या है, बस ये पूछना चाह रहा है। तो इनका नाम होता है ईस्टर्न, यहाँ ईस्टर्न स्क्रू टाइप होल्डर। तो इनका नाम क्या है, ये मतलब बी। इसका बी आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 46वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल्स यूजिंग वायरिंग सर्किट। तो ये जो वायरिंग सर्किट में इस प्रकार का सिंबल यूज होता है। देखो ये वाला जो सिस्टम होता है ये होता है प्लग, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये वाला, इसे कहते हैं सॉकेट्स, SOCKET सॉकेट, ठीक है। तो ये प्लग और सॉकेट का सिंबल है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47वां क्वेश्चन। तो 47वें क्वेश्चन में क्या है कि विच टाइप ऑफ द लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द L सीरीज MCB। तो देखो M सीरीज MCB जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है, L होती है, G होती है। जैसे L जो है वो गीज़र, GE गीज़र के लिए, या फिर लाइटनिंग LIGST घर में मतलब जो लाइट वाइट है उनके लिए प्रयोग होती है। और जो G प्रकार की होगी उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो L प्रकार की है उसको जान लीजिए, वो गीज़र में आएगा, ठीक है। मतलब बी आंसर हो जाएगा। जो L प्रकार की होगी MCB उसको गीज़र में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा है कि विच टाइप ऑफ द स्विच इज़ यूज द सर्किट। मतलब इसमें जो स्विच लगा हुआ है ये वाला स्विच, ये स्विच है, एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, ठीक है। इसमें दो स्विच लगे हैं। तो ये जो स्विच लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये कि किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार का स्विच इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये 2 वे होता है। क्या होता है ये, TWO2 वे। अब मैंने 2 वे कहा है इसको, तो ये 2 वे कैसे हुआ, तो आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 2 वे का मतलब होता है जैसे ये वाला जो ये वायर होगा, ये इतना आपका स्विच है। इस स्विच में ये टर्मिनल पोल का हो गया, मेन पोल का, और ये हो गया इसके आउटर का, ठीक है। अगर ये दो हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर दो दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 वे हो जाएगा। इसका मतलब एक पाथ इधर भी है इसका, एक पाथ इधर भी है, जिससे करंट को भेज सके, ठीक है। 48 का आंसर नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखिए 49। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट द हायर करंट लोड। इसका मतलब ये है कि एक जो तार है, देखो हिंदी में पढ़ देता हूँ, कम धारा के रेटेड केबल को उस धारा बार से जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये जो वायर है ये कम रेटिंग का है, कम करंट रेटिंग का है, जिसकी करंट रेटिंग कम है, ठीक है। और ये किसी हाई करंट लोड से जोड़ दिया है, मतलब जिसकी लोडिंग करंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये जो वायर है ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ ध्यान रखना केबल डैमेज ड्यू टू द हीट, मतलब कि जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इस लोड के कारण तो ये गर्म होने लगे, जिसके कारण ये मेल्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी 49 का। नेक्स्ट अब देखिए क्या, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। तो ये एक कंड्यूट है, ठीक है। अब ये किस प्रकार के एसेसरीज में आता है, इसका नाम क्या है,
तो ये देखो मुड़ी हुई है ना, मुड़ी हुई हिस्से को कहते हैं बेंट। क्या कहते हैं? BENT, बेंट या फिर बैंड। ठीक है, तो बैंड से आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल इसी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर का 51 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मैनी टू वे स्विचेस विच द इंटरमीडिएट स्विचेस यूज टू कंट्रोल द वन लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस। अब आप इसको समझिए क्या कर रहा है। देखो ये कहना चाह रहा है कि एक बल्ब है ये, ठीक है, इस एक बल्ब को 1 2 3 स्थान मतलब एक इंटरमीडिएट स्विच हो गया, ये इंटरमीडिएट स्विच है, ये टू वे स्विच है और ये भी टू वे स्विच है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि कितने टू वे स्विच चाहिए जो कि 3 अलग अलग स्थानों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक इंटरमीडिएट स्विच भी हो गया, तो टू वे स्विच केवल 2 ही चाहिए। तीसरे से इसे कंट्रोल करना है इंटरमीडिएट से, बाकी 2 से हम इसे टू वे स्विच से 2 स्थानों से कर सकते हैं। तो टू वे स्विच कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। इसका सर्किट डायग्राम जो है ना, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। इसे कहते हैं स्टेयर, STAIR, स्टेयर केज वायरिंग कहते हैं। ठीक है, स्टेयर केज वायरिंग की जो वीडियो है आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप पूरी स्टेयर केज वायरिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह, कितने स्विच लगेंगे कितने नहीं लगेंगे, स्टेयर केज मतलब जीने की वायरिंग कैसे होती है, वो सभी चीज़ मैंने आपको बताई है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आप आई बटन में मैंने जो लिंक दे रखा है ना, उसमें जाकर उस वीडियो को देख लेना, बाकी सभी चीज़ आप में पता चल जाएगी स्टेयर केज वायरिंग की। बाकी इसका आंसर जो है 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप चलिए नेक्स्ट। अब देखो 52वां क्वेश्चन के व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द कंसील्ड वायरिंग। अब देखो कंसील्ड वायरिंग कहाँ प्रयोग होती है? ज़्यादातर घरों में कंसील्ड वायरिंग ही प्रयोग होती है। मतलब दीवार के अंदर जो कंड्यूट पाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर से वायर ले जाना, इसे कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। ये कह रहा है इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसका लाभ क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है मॉइस्चर से। ठीक है, जिससे मॉइस्चर वगैरह उस वायर के अंदर ना जाए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। ठीक है, 52वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है किस प्रकार का डायग्राम है? ठीक है, इसे कहते हैं CKT, मतलब सर्किट, CIRCUIT, सर्किट डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखिए 54वां क्वेश्चन है। इसमें फ्यूजिंग फैक्टर बताना है किसका? HRC फ्यूज का। HRC फ्यूज की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, हाई रेपचरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो 1.1 होता है। किसका? HRC का, जो कि ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर होगा। जबकि मैंने किसका बताया था? F फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 किसका बताया था? रिवायरेबल फ्यूज का। RF मतलब रिवायरेबल फ्यूज का। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप देखिए 55वां क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ द रिले कैन बी ऑपरेटेड बोथ AC एंड DC। मतलब AC और DC पे ऑपरेट होने वाली जो रिले होगी वो कौन सी होगी? ठीक है, वो होती है इम्पल्स रिले। ठीक है, इम्पल्स रिले इसका आंसर है, जो कि AC एंड DC दोनों पे काम करती है। ओके, अब आप देखिए 56वां क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में होने वाली जो प्रयोग है ये मतलब ये जो है इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? ठीक है, ये कहना चाह रहा है, इसका आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, आयरन कनेक्टर विद द डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। 57वां क्वेश्चन देखिए। 57वें क्वेश्चन में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। ये सिंबल दिया गया है, इसमें पूछा है कि ये किस प्रकार का, मतलब इसका नाम क्या है। तो देखो ये जो सिंबल मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, ठीक, डैश करके, ये होता है टू वे स्विच। और यदि इस प्रकार से आपको मिल रहा है, इस प्रकार से, दोनों में अंतर है। ठीक है, जैसे कि ये होता है मल्टी पोजीशन स्विच, MPS, मल्टी पोजीशन स्विच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्लेक्सिबल कोड इन द डोमेस्टिक वायरिंग। तो फ्लेक्सिबल जो कोड्स होती हैं, लचीली तारें जो होती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है कंसील्ड वायरिंग, नहीं परमानेंट कनेक्शन, नहीं रन केबल थ्रू द होल्स सीलिंग्स,
नहीं, कनेक्ट विद द ट्रांसपोर्टेबल अप्लाइंसेस, मतलब कि ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जाना, तो फ्लेक्सिबल वायर ही होंगे जिन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन में कहा है कि विच टाइप ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबाउट 10 एम्पियर करंट रेटिंग, 10 कह रहा 100 एम्पियर, मतलब 100 एम्पियर करंट रेटिंग दे रखी है एम्पियर की। तो उसमें पूछा है कि भंजक मतलब कि सर्किट ब्रेकर जो है वो किस टाइप का होगा, ठीक है, किस टाइप का हमें प्रयोग करना है अगर 100 एम्पियर उसकी करंट रेटिंग है। तो हम करेंगे MCCB, ये चीज़ आप ध्यान रखना। MCCB का मतलब होता है मोल्डेज केज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर इसका आंसर हो जाएगा अगर 100 एम्पियर उसकी करंट रेटिंग दे रखी है इसकी सर्किट ब्रेकर की। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टीन कोटिन और द कॉपर ऑन द कॉपर फ्यूज़ वायर, मतलब कि ये फ्यूज़ वायर जो है वो कॉपर का है, ठीक है, किसका है? कॉपर का। इसके ऊपर टीन की कोटिंग कर रखी है, किसकी? टीन। टीन का मतलब होता है SN, SN से सिंबल उसका SN होता है और टीन इसको कहते हैं, ठीक है। तो टीन की कोटिंग क्यों करते हैं? ये होता है जो ऑक्सीडेशंस वगैरह होते हैं ना तांबे का, उससे प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसका संक्षारण से उसे बचाता है, जिससे कि वो कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का ना हो जाए। सी अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो वो क्या, इसका मतलब होता है कि उस पर जंग लगना शुरू हो गया है, तो जंग से बचाता है, ऐसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 61वां क्वेश्चन, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप। यदि 4 कंडक्टर हैं और चारों के चारों इंसुलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है कोई, और वो एक ग्रुप में है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉर्ड, ठीक है, क्वाड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि हाउ मैनी 2-वे स्विचेस आर रिक्वायर्ड इन ए गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल द 4 लैम्प, मतलब यहाँ पर गो डाउन वायरिंग की चर्चा की गई है, ठीक है, गो डाउन वायरिंग। और इस क्वेश्चन में कहा क्या है पहले आप ये जान लीजिए। देखो हाउ मैनी 2-वे स्विचेस, मतलब कि जी 2-वे जो स्विचेस हैं वो कितने होने चाहिए, ठीक है, और कब कंडीशन दी है कि 4 लैंप जल रहे हैं, ठीक है, 4 लैंप के लिए कितने 2-वे स्विचेस होने चाहिए, किसके लिए? गो डाउन वायरिंग में। किस में? गो डाउन वायरिंग। तो देखो गो डाउन वायरिंग जो है मैंने पूरी बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है, ठीक है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इधर आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, नहीं तो मैं आपका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको। देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसके लिए एक इक्वेशन भी है। इसमें इक्वेशन क्या है कि 4 लैंप है, मतलब कि लैंप यदि आपके लैंप दिए हों तो, और आपको 2-वे स्विच पूछे, 2-वे स्विचेस आपको पूछे, तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस 2-वे स्विचेस, ये इक्वेशन को ध्यान रखना है, मतलब कि जितने 2-वे स्विचेस होंगे उससे एक अधिक लैंप की संख्या होगी। आप यहाँ से 2-वे स्विच निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने दिए हैं? देखो 4 दिया है, 4 और 1 को जब इधर ले जाओगे तो कितना आएगा? 3, तो इसका मतलब 3 2-वे स्विच कितने चाहिए होंगे आपको? 3 चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी गो डाउन वायरिंग का जो सारा कनेक्शन है कि कैसे करते हैं गो डाउन वायरिंग, कहते किसे हैं, सभी चीज़ मैंने इस आई बटन में दे रखी है, एक वीडियो का लिंक है गो डाउन वायरिंग से, उसे देख लेना, आप सभी चीज़ समझ जाओगे। अब देखिए 63, देखो वाई टी सिस्टम ऑफ ए वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर जो कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसके अंदर कनेक्शन जो होता है वो ट्री टाइप का होता है, TREE, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ये ट्री टाइप का जो कनेक्शन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसे क्या है कि ईजी टू फॉल्ट फाइंडिंग मैनी फ्यूजेज, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा। उसमें क्या है कि बहुत सारे फ्यूजेस लगे होंगे, अलग अलग लगे होंगे, और किसी भी बिल्डिंग पर या फिर किसी भी सेक्शन पर फॉल्ट आता है तो हम उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 64
कि विच इज़ यूज एज ए फिल्टर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल्स ऑन सीलिंग, मतलब सीलिंग में स्क्रू होल्स के छेद भरने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, मतलब पदार्थ, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसका क्या जाता है, नायलॉन का। किसका? नायलॉन का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब ये जो सिंबल है, ये पूछ रहा है कि सिंबल किसका है, ठीक है। यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स, ये जो सिंबल है किसको इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, ये तो सीलिंग फैन को करता है, ठीक है, छत के पंखे को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिले, ये किस प्रकार की रिले है, आपको इसका नाम बताना है। तो ये ड्राई रीड रिले है, ड्राई रीड रिले, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बी इसका आंसर होगा। 67 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, आप ज़रा यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पर कंड्यूट पाइप्स लगी हुई हैं, ठीक है। जनरली इसके अंदर क्या होगा, वायरिंग हो रखी है। अगर कंड्यूट पाइप लगी है, इसके अंदर वायरिंग हो रखी है पहले से, तो इसको कहते हैं INSTALLATION, इंस्टॉलेशन डायग्राम, डायग्राम कह लो या फिर प्लान, ठीक है। इंस्टॉलेशन डायग्राम या फिर इंस्टॉलेशन प्लान इसको कहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट 68 के वेयर द आयरन क्लेड डबल पोर DP ICDP मैन स्विचेज इज़ यूज। इसे मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखो ICDP जो मैन स्विच होता है, मैन स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ICDP का जो स्विच का प्रयोग करते हैं, देखो ICDP मतलब डबल पोल, डबल पोल कहाँ मिलेंगे, सिंगल फेज में, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल का। सिंगल फेज में कंट्रोल करना है, तो ये कहाँ पर, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जो घरों में है वो सिंगल फेज ही जाती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जनरली क्या कहा कि ICDP का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 69 के विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेसरीज। देखो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज के अंदर आपका जो आएगा वो आपका आएगा सीलिंग रोज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीलिंग रोज। 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 में कहा है विच टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द DC सीरीज MCB, मतलब DC सीरीज MCB का जो गुण है, मतलब जो अनुप्रयोग है वो कौन सा है, AC है, DC है, लोकोमोटिव्स है या एयर कंडीशन, तो इसका मतलब है लोकोमोटिव्स। जहाँ ध्यान रखना, जहाँ DC सीरीज SERIES सीरीज मोटर की बात होने लग जाए, फिर DC सीरीज की बात होने लग जाए, तो वहाँ पे लोकोमोटिव मतलब ट्रैक्शन या फिर ट्रेन, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब आप देखिए 71वां क्वेश्चन, इसमें कहा है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फोल्ड, मतलब ये है कि दोष में सर्किट को, मतलब सर्किट में दोष हो गया है, तो सर्किट को बाधित मतलब बंद करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया जो समय होगा वो क्या होगा, ठीक है, उसको कहते हैं कट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर, मतलब कि ये वो फैक्टर है, फ्यूज जो है, फ्यूज जब मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो पिघलने के बाद सर्किट को इंटरप्ट कर देगा। जैसे ये फ्यूज़ है, ठीक है, अब ये फ्यूज यहाँ से करंट जा रही है, आगे लोड पर जा रही है, अब यहाँ से ये फ्यूज़ मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन ये तब तक करंट जाएगी जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। अब इसको मेल्ट होने में जितना समय लगेगा वो समय उसको क्या कहते हैं, उसको फैक्टर में डिनोट करते हैं, मेल्ट होने वाला, ठीक है। सर्किट को बंद करने में लगा जो फैक्टर है वो क्या है, कट ऑफ फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 72 के विच प्लेस द ट्री सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ट्री सिस्टम आ गया, ठीक है, ट्री सिस्टम यहाँ पे भी लिखा है वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। ट्री सिस्टम वायरिंग जो है वो कहाँ पर सुटेबल होगी, तो ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग में होगी, ठीक है। मैंने कहा था आपको ध्यान रखना है, ट्री सिस्टम हमेशा मल्टी स्टोर बिल्डिंग में होगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 73 के व्हाट इज़ द मैक्सिमम PVC कंड्यूट साइज टू बी मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग, मतलब ये है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम
आकार क्या होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए 25 mm होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 74 क्वेश्चन के वाई सेपरेट्स वायरिंग इज़ रिकमेंडेड फॉर द होम थिएटर्स एंड द पावर। तो जो घर में होम थिएटर्स वगैरह होते हैं, होम थिएटर्स, और जो पावर वायरिंग होगी, पावर वायरिंग का मतलब जहाँ पर आप प्रेस वगैरह करते हो ना, तो प्रेस वगैरह के लिए आपके बेड वेड के पास ही नीचे, बेड के जस्ट नीचे साइड में क्या लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, जिसमें या तो एक ही बस सॉकेट और एक ही स्विच दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वो उसके अंदर और 5 होल्स दिखाई देंगे, तो वो पावर सर्किट है। क्या है वो, पावर सर्किट। जनरली इस पावर सर्किट को अलग देते हैं हम। ठीक है, बाकी जो चार्जर वार्जर जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो वो जनरली सिंपल होता है, होम थिएटर्स वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं। बस इन दोनों परिपथों को, मतलब लाइट फैन सर्किट, इसको लाइट फैन सर्किट कहते हैं और इसको पावर सर्किट, इन दोनों सर्किट को अलग क्यों रखते हैं, अलग रखने का कारण होता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, इस चीज़ को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, इनको अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब आप देखिए 75वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। अभी जो लाइटिंग सर्किट है इसका नाम क्या है, तो इसी सर्किट को कहते हैं GODOWN, गो डाउन, गो डाउन सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम किसका है, गो डाउन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई बटन में लिंक भी है गो डाउन वायरिंग का, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। बाकी गो डाउन वायरिंग का सर्किट देखो यहाँ पर कितना, 1 2 3 और एक 4। पीछे भी क्वेश्चन गया था कि 4 बल्ब हैं तो उसमें कितने टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे, 1 2 और एक 3, 3 टू वे स्विच का प्रयोग किया। वहाँ पे 3 ही आंसर था। ये सिंगल वे स्विच है या सिंगल पोल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 76, व्हाट इज़ द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट। अब देखो कंड्यूट को बेंड करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, हीकी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब देखिए 77, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द MCB। MCB की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो M का मतलब होता है मिनिएचर, TURE मिनिएचर। C का मतलब होता है सर्किट, CIRCUIT सर्किट। B का मतलब होता है ब्रेकर, BRE। अब देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहाँ लिखा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर B पे लिखा है, तो इसका आंसर कौन सा है, B। अब देखिए 78, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द ELCB। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थ EARTH, अर्थ लीकेज LEAKAGE, अर्थ लीकेज सर्किट CIRCUIT सर्किट ब्रेकर, BREAKER। देखो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म है। बाकी इसमें पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट। मतलब जो बची कुची करंट है उसको मॉनिटर करने के लिए ELCB का प्रयोग करते हैं, जिससे कि शॉर्ट वोट ना लग जाए। ओके, बी आंसर। अब देखिए 79, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फ्यूज़ कट ऑफ प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। मतलब कि जो आने वाली जो सप्लाई है, जो घर में आ रही है, से ये प्रदान करने के लिए फ्यूज कट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है फ्यूज कट को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, ये कहना चाह रहा है। तो सीधे सीधे क्या करता है ये, सबसे पहले तो एक तो ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, जिससे कि सर्किट को काट देता है। ठीक है, बाकी जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इसको सही से पढ़ना थोड़ा सा। देखो, टू इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवरलोडेड, जैसे मैंने आपको ओवरलोड से प्रोटेक्शन करेंगे, मतलब कि कट ऑफ अगर फ्यूज मेल्ट हो गया है तो इससे पता चल जाएगा लाइन वर्किंग में है या नहीं। ठीक है, लाइन इज़ नॉट ओवरलोड मतलब ओवरलोड नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन के व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाई स्टॉक सेट। देखो, डाई स्टॉक सेट का जनरली प्रयोग करते हैं, जो पाइप वगैरह होगी उसकी भार की डाया मतलब उसकी भार की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप देख लीजिए, एक्सटर्नल थ्रेड्स जिन्हें कहते हैं, भार की चूड़ियों को कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन द सिलेंड्रिकल पाइप। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड।
तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन को एक बार में पढ़ देता हूँ। देखो, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सिलिंग रोज इज क्लासीफाइड, मतलब सिलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, जनरली एक क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर क्या था, जनरल एसेसरीज के अंदर काउंट किया गया था। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन ये आता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए पे लगाना है, ठीक है। आउटलेट एसेसरीज, क्योंकि इसका आंसर क्या दे रखा है भारतीय स्किल में, ए ही दे रखा है। ओके, आप देखिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, मतलब वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपत्र आरेख का उद्देश्य क्या है। वायरिंग इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जब वायरिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो उस वायरिंग को करने से पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम क्या कर सकें, टू शो द सिस्टमेटिक कनेक्शन, मतलब कि सिस्टमेटिक कनेक्शन को हम देख सकें, दिखा सकें सर्किट, और उसके साथ साथ हमें स्विच कहाँ लगाना है, और या फिर हमें बल्ब कहाँ लगाना है, हमें फ़ैन कहाँ देना है, ठीक है, ठीक है, और कितने हॉरिजेंटल रन पे वायर को लेके जाना है, ये सब चीज़ें इनको कहते हैं सबको स्पेसिफाइड टास्क, ठीक है, स्पेसिफाइड टास्क, ये सब देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पर्पज़ है मतलब किसका, सर्किट डायग्राम का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। अब नेक्स्ट 83, इसमें कहा है कि विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद एल सीरीज MCB। अब देखो यहाँ पे एल सीरीज MCB जो बताई थी, MCB इसको कहाँ यूज किया था, गीज़र, GEAZURE, और मैंने आपको लाइटनिंग में भी बताया था, जनरल लाइटिंग में, ठीक है। ए आंसर इसका हो जाएगा। अब आप देखिए 8वां मतलब 84 नंबर का क्वेश्चन कि वाई द लूप बैक, मतलब लूप इन मेथड इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, मतलब घर की जो वायरिंग होती है उसको करने में, ठीक है, लूप इन मेथड का प्रयोग हम करते हैं, से पसंद की जाती है। क्यों की जाती है लूप इन मेथड का प्रयोग, ईजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट, नहीं, देखो फॉल्ट को इजी नहीं कर सकते क्योंकि लूप इन मेथड हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ही करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, क्योंकि नो सेपरेशन जॉइंट आर यूज्ड। आपने देखा होगा वायरिंग जो हम करते हैं घरों में, बीच में कहीं जॉइंट नहीं देते हैं हम, जॉइंट कहाँ देते हैं, जहाँ पर स्विचेस सॉकेट्स या फोल्ड्स मतलब सेलिंग रोज वगैरह होती हैं, मतलब आउट वाले एरिया में देते हैं जहाँ से हम तार को निकाल सकें, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नो सेपरेशन जॉइंट आर यूज, बीच में कहीं जॉइंट नहीं देते, इसलिए लूप इन मेथड का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 85 के व्हाट डज द सिंबल मार्क एक्स इंडिकेट्स, इसमें कहा है कि ये जो सिंबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ये किस चीज़ को बता रहा है। जैसे देखो ये सिंबल जनरली यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से वो दे रखा है आइसोलेटर कहते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर एक डंडा दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक ही वायर जा रहा है, कितने, एक ही वायर जा रहा है। यदि 3 वायर जा रहे हैं तो 1 2 और 1 3, इस प्रकार से 3 डंडे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब है कि वायर कितने रन कर रहे हैं, अगर एक ही रन कर रहा है तो एक डंडा, यदि वायर 2 रन कर रहे हैं तो इस पर 2 डंडे होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर देखो, यहाँ पर इधर 2 हैं तो मतलब 2 वायर जाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही है, तो इसको मतलब नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब इसे कहते हैं, ध्यान रखना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको लिम्ब कहते हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए 86, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग मेथड, मतलब वायरिंग विधि, ये जो आपको चित्र दिखा रहा है किस प्रकार की वायरिंग विधि है आपको बताना है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन दिया देगा, लूपिंग बैक मेथड कहते हैं इसको, लूपिंग बैक मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। कुछ आंसर आपको याद भी रखने हैं, ठीक है, बाकी जिनकी ज़रूरत है मेथड बताने की उनको मैं मेथड बता रहा हूँ अच्छी तरीके से। 87 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जो है वो इसका नाम क्या है। तो ये डायग्राम पीछे भी आया था जिसे हम कहते हैं सर्किट, CIRCUIT। तो ये जो डायग्राम है ना, ये सर्किट का बना हुआ है, तो इसलिए इसको कहेंगे सर्किट डायग्राम। लेकिन वास्तव में ये सर्किट डायग्राम है किसका, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम, मतलब इस सर्किट डायग्राम का नाम बताना है आपको। तो ये जो है ना, एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब 2 स्विचों से, वो भी 2 वे स्विचेस। तो इसको कहते हैं स्टेयरकेस, जीने की वायरिंग, ठीक है।
अब ये जीनी की वायरिंग करते कैसे हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें कहाँ इंटरमीडिएट स्विच प्रयोग करेंगे, मतलब हर एक चीज़ आपको पता चलेगा। इस आई बटन में एक लिंक होगा जिसमें स्टेयरकेस वायरिंग लिखा होगा प्रॉपर, आप उसको देख लेना। स्टेयरकेस वायरिंग के हर एक कॉन्सेप्ट के कैसे करते हैं हर एक चीज़ आप समझ जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 88 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द रिले। अब देखिए रिले का प्रकार ये जो रिले हैं अभी किस प्रकार के रिले हैं। अब ये सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर सप्लाई जा रही है, ये कोयल है, ठीक है, ये कोयल है, कोयल क्योंकि सप्लाई जाएगी तो ये कोयल में क्या होगा, मैग्नेट बनेगी, MAGNET। अब ऑप्शन में जहाँ मैग्नेट दिख रहा होगा वही आंसर है, मैग्नेट, डी ऑप्शन आंसर है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले। नेक्स्ट देखो 89, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ़ द ELCB ट्रिप करंट 30 मिली एम्पेयर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 30 मिली एम्पेयर पे यदि आपको अर्थ फॉल्ट का जो रजिस्टेंस है वो पूछने लग जाए तो उसका होता है 1666 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो 90 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द वायरिंग। अभी ये जो वायरिंग है ना, ये वायरिंग कैसी है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखना थोड़ा, इधर देखो इस प्रकार से ये मतलब बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के अंदर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें एक वायर को ऐसे और एक वायर को डायरेक्ट ऐसे स्क्रू के द्वारा जोड़ करके निकाल रखा है बाहर। निकालने के बाद यहाँ पर क्लिप लगा रखी है इस प्रकार से, मतलब ऊपर ही वायर ऐसे जा रहा है और ऊपर रोकने के लिए बस क्लिप लगा रखी है। तो इस प्रकार की वायरिंग को कहते हैं क्लीट। क्या कहते हैं, क्लीट वायरिंग। सबसे सस्ती वायरिंग होती है ये क्लीट वायरिंग और सबसे देखने में ख़राब लगती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि परमानेंटली नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट टाइम के लिए फिर टेम्परेरी, जिसे कहते हैं टेम्परेरी टाइप में इस वाली वायरिंग को करते हैं, क्लीट वायरिंग को। अब देखो 91, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थ्रेड्स ऑन द रिजिड कंड्यूट। मतलब रिजिड कंड्यूट का मतलब होता है कठोर जो कंड्यूट होगी उसमें जो थ्रेड्स, जो चूड़ियाँ होंगी, ठीक है, वो चूड़ियाँ कितनी लंबाई पर होनी चाहिए। मैंने आपको हिंदी बता दिया है, तो वो कितना, 11 से 27, कितना, 11 से 27 mm तक होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसे समझो, ये है ना, ये पाइप है, तो ऐसे करके जो कटी होंगी यहाँ से, ये 11 से 27 mm तक कटी होनी चाहिए, बस इतना है। अब देखिए 92 के विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन। मतलब ये है कि जहाँ पर गैस का प्रयोग हो रहा हो और जहाँ पे गैस के द्वारा एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, जहाँ पर गैस के द्वारा विस्फोट हो रहा हो, ऐसी जगह जो कंड्यूट करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार की कंड्यूट होनी चाहिए। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है, वो किसकी होनी चाहिए, मेटल की। किसकी, मेटल, मतलब मेटल क्या हो, स्टील, मतलब रिजिड स्टील कंड्यूट होनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए 93 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। अब आपको सर्किट ब्रेकर का फंक्शन बताना है क्या है। तो देखो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एट द नॉर्मल कंडीशन, मतलब जो सर्किट ब्रेकर है वो फंक्शन कैसे करता है, तो वो सामान्य स्थिति में संपर्क करता है। संपर्क करने का मतलब होता है इस प्रकार से कॉन्टैक्ट को जोड़ देना होता है, ठीक है। नहीं, सामान्य स्थिति में तो नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मल का मतलब होता है जब दोष हो, दोष मतलब फॉल्ट वगैरह आ जाता है, तब ये क्या करता है, ये जो कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हैं इनको खोल देता है, अलग कर देता है, ठीक है। तो मेकिंग कॉन्टैक्ट्स एट द एबनॉर्मल कंडीशन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो ये भी नहीं होगा। देखो अब ये कह रहा है कि मेकिंग कॉन्टैक्ट, मतलब कि एबनॉर्मल कंडीशन मतलब दोष है, लेकिन इन टर्मिनलों को जोड़ना, ये कह रहा है कि दोष होने पर इन टर्मिनलों को जोड़ना, मेकिंग करना मतलब जोड़ना, तो ये नहीं होगा। अगर फॉल्ट है तो अगर ये कॉन्टैक्ट जुड़ा रहेगा तो आगे ब्लास्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा,
बात को थोड़ा समझना। जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, वो ऑटोमेटिक फॉल्ट आने पर अपने आप को ट्रिपिंग कमांड देता है, जिससे कि उसके कॉन्टेक्टर खुल जाते हैं और जो आने वाली करंट है वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है, जिससे कि आगे नहीं जाएगी और सारे के सारे जो अप्लाइंसेस हैं, फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्मर है और भी सर्किट्स हैं, तो वो सब सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली करता है। कौन करता है? सर्किट ब्रेकर। तो 93 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 94, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, एमसीबी, मतलब एमसीबी के अंदर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, बीएस। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब होता है एक और एक, दो स्ट्रिप लगी होगी, मतलब पत्तियां जिसे कह सकते हैं, दो पत्तियां लगी होंगी। ये पत्ती किसी और मेटल की होगी, ठीक है, और ये वाली पत्ती किसी और मेटल की होगी। इनमें से कोई एक पत्ती ऐसी होगी जो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर मुड़ जाती है। जैसे कि ऐसे समझो, ये कुछ ऐसे थी, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये कुछ इस प्रकार से हो गई, ठीक है, या फिर ऐसे थी, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये इस प्रकार से खुल गई। तो इस प्रकार से कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बायमेटल की स्ट्रिप क्या होती हैं? तो ऐसी दो पत्तियाँ होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं तथा टेम्परेचर के प्रभाव में आने पर, या ये भी टेम्परेचर मतलब ये गर्म होने पर अपनी स्थिति को चेंज कर लेती हैं, मतलब अपने आकार को थोड़ा सा मोड़ लेती हैं। ठीक है, अब मोड़ती हैं तो उससे होता क्या है, ये चीज़ जान लीजिए। ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन बायोमेट्रिक स्ट्रिप इन एमसीबी। तो एमसीबी के अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स हैं ये, इनका क्या फंक्शंस होता है? तो इनका फंक्शंस होगा ओवरलोड प्रोटेक्शन का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओवरलोड के अंदर होता क्या है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब हीट होगी तो ओवरलोड का मतलब ज़्यादा करंट हो गई, हीट होगी तो मेल्ट भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए 95 के वाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब आप देखना यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। पहले आप ये जान लीजिए, आरसीसीबी, ये जो आपको लिखा है ना, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आरसीसीबी। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आरसीसीबी की फुल फॉर्म बताइए। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स की फुल फॉर्म है। अभी ये कहना चाह रहा है, क्या ये आरसीसीबी सुरक्षा प्रदान कर सकती है? प्रदान करेगी तो किससे करेगी? तो ये पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द शॉक। तो ये शॉक से भी प्रोटेक्शन कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 96 के विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस। मतलब कि टेम्परेरी काम के लिए कौन सी वायरिंग प्रयोग करते हैं? थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्लीट वायरिंग है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए 97 वेयर द फेज कंडक्टर इज लोब्ड इन लूपिंग सिस्टम इज वायरिंग। अब देखो ये कहा है कि यहाँ पर जो एक वायर है, एक वायर से दूसरा वायर ले जाना है लूपिंग मेथड में, तो हम सबसे अच्छा सूटेबल जो तरीका है वो कहाँ होगा? देखो, स्विच बॉक्स से ले जाएंगे, जंक्शन बॉक्स से ले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ले जाएंगे, या फिर सॉकेट कनेक्शन से। देखो घरों में हर जगह जो है ना सॉकेट लगे होते हैं पास में, तो हम सॉकेट जैसे 3 पिन का सॉकेट है ना अंदर, तो हम हमेशा इधर वायर को जोड़ते हैं फेज को और यहाँ से ही बाहर ले जाते हैं। ठीक है, सॉकेट का प्रयोग करते हैं वायर को ले जाने के लिए। इसका मतलब है फेज कंडक्टर इज लूप, मतलब कि फेज कंडक्टर का लूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सॉकेट्स का या सॉकेट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। 97 का डी आंसर। अब देखिए 98 हाउ मैनी लिंक्स क्लिप्स आर पैक्ड इन ए क्लिप बोर्ड बॉक्स एज पर BIS रूल। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको लिख देता हूँ मैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, STANDARD। ठीक है, BIS रूल के अकॉर्डिंग एक क्लिप बोर्ड के अंदर कितनी क्लिप्स होंगी? 100 क्लिप्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 99 के व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग डायग्राम।
अब ये जो वायरिंग डायग्राम है आपका, तो ये किस प्रकार का एप्लीकेशन दे रही है, आपसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, देखो ये लाइन है, मतलब करंट यहाँ से जाएगी, ये स्विच है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो करंट आगे चली जाएगी। आगे जाने के बाद ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच मतलब ऊपर अभी कनेक्ट है, तो ऊपर करंट जारी है, ऐसे जाने के बाद ये वाला बल्ब ब्राइट, मतलब अपनी जितनी इसकी लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, उस हिसाब से ये जलेगा, मतलब फुल जलेगा, फुल जलेगा, क्योंकि आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, करंट आगे नहीं जाएगी, तो ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा दूसरी कंडीशन में, जैसे ही इस वाले स्विच को, यहाँ पर ये जो स्विच है टू वे वाला, इसको यहाँ की बजाय यहाँ कर देते हैं नीचे, तो यहाँ पर आगे देखना इधर, तो यहाँ पर ये नीचे करंट जाएगी, ऊपर वाला ये जो वायर है ये काम नहीं करेगा। उसके बाद ये करंट ऐसे जाने के बाद ये फिर इस बल्ब में जाएगी, जाने के बाद ऐसे करके इस वाले बल्ब में, मतलब दोनों लैंपों में जाने के बाद फिर ये न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। इसका मतलब एक कंडीशन में क्या होगा, बल्ब जो है वो ब्राइट जलेगा, पूरा फुल जलेगा। दूसरी कंडीशन में जब नीचे वाली कंडीशन आ जाएगी तो दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। डिम डिम मतलब क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में होने पर क्या होगा, ये दोनों बल्ब आधी आधी वोल्टेज लेंगे, जिसके कारण ये कम जलेंगे। ठीक है, तो होगा वन लैंप ब्राइट, मतलब एक लैंप तो तेज़ी से जलेगा, ब्राइट करेगा, टू लैंप डिम ऑपरेट्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तेज़ी से जलेगा, दोनों फिर बाद में कम जलेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर होम थिएटर्स वायरिंग नोट टू रन अलोंग विद द पावर वायरिंग। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें कहा था होम थिएटर की जो वायरिंग है वो पावर वायरिंग से अलग अलग करते हैं। सी होम थिएटर की जो वायरिंग है पावर वायरिंग से अलग करते हैं। कारण मैंने बताया था, कारण था उसका कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, EI इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर भी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 101 के व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज़ इंक्रीज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पाइप है, अर्थ पाइप है, यदि उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यदि लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो क्या होगा, अगर ये पाइप जो है, अगर ये पाइप अर्थ पाइप ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की जैसे लाइन R बराबर ρl/A, ये कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। जैसे रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ेगी, मतलब इस पाइप की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन यदि इसके चारों तरफ कोई इंसुलेशन है, अगर इसकी लंबाई के साथ उसका इंसुलेशन भी बढ़ रहा है, तो इंसुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो R बराबर 1/2πL ε0 log D/R, ये पूरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लंबाई आ रही है, ये लंबाई जो है इंसुलेशन की है, इंसुलेशन। यदि लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि भाग में है, तो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर दे रखा है भारतीय स्केल में वो डिक्रीज दे रखा है। ठीक है, तो आपको किस पे लगाना है, डिक्रीज में लगाना है। 101 का आंसर क्या है, C। अब देखिए 102 के विच टाइप्स ऑफ द एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट से पोर्टेबल अप्लाइंसेस। देखो पोर्टेबल यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि विच टाइप ऑफ एसेसरीज आर यूज्ड टू ऑपरेट्स एज पोर्टेबल अप्लाइंसेस, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो उपकरण हैं। ठीक है, ऐसे उपकरण को ऑपरेट एसेसरीज यूज टू, ऐसी कौन सी सीरीज़ है जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं मतलब इस रूप में कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रयोग कर सकें। मेरी बात समझे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रयोग करने वाली एसेसरीज कौन सी होगी, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आउटलेट एसेसरीज। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। 103 के विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शंस एंड बेसिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर किस प्रकार का प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए होगा बेसिक ऑपरेशंस के लिए और प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, फंक्शनल इंसुलेशन, क्या होगा उसमें, फंक्शनल, कार्यात्मक, सुचालक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर B आंसर। 104 के विच टाइप एसेसरीज ऑफ फ्यूज इज बिकम अंडर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि फ्यूज है, फ्यूज
वो किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के एसेसरीज या सामान के अंतर्गत फ्यूज़ आता है। तो कंट्रोलिंग के आता है, किसमें, कंट्रोलिंग में आता है, नहीं कंट्रोलिंग में आएगा, होल्डिंग में आएगा, नहीं होल्डिंग में भी नहीं आएगा, सेफ्टी में आएगा बिल्कुल। तो फ्यूज़ क्या करता है, सेफ्टी तो करता है, ठीक है। आगे उससे जो आगे उपकरण लगे हुए हैं उन सब की सेफ्टी के लिए प्रयोग करते हैं फ्यूज़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। अब देखो ईसीसी की फुल फॉर्म पूछी है। ई का मतलब होता है अर्थ, EARTH, ठीक है। पहले सी का मतलब होता है कंटिन्यूटी, CONTINUITY, कंटिन्यूटी। दूसरे सी का मतलब होता है कंडक्टर, CONDUCTOR। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले सी का मतलब क्या है, फिर दूसरे सी का। तो ध्यान रखना, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ECC की फुल फॉर्म है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट में कहा है कि 106 में कि विच टाइप ऑफ MCB सुटेबल फॉर द हैलोजन लैम्प। अच्छा, हैलोजन लैम्प के लिए जो है ना G प्रकार की करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। हैलोजन लैम्प के लिए G प्रकार की, यहाँ L की जगह G कर लेना, तो G प्रकार की MCB का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए 107 के विच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर इज़ यूज फॉर द लैम्प अबाव द 300 वाट। मतलब 300 वाट से अधिक, 300 वाट से अधिक यदि लैम्प का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो किस प्रकार के होल्डर का प्रयोग करेंगे। तो होल्डर का नाम HOLDR, होल्डर। होल्डर क्या होता है, जो इस लैम्प को इसमें स्टे करके रोक के जला सके, ठीक है, उसे होल्डर कहते हैं। तो कौन सा होल्डर होगा, तो वो होगा ये वाला गोलियत पेच होल्डर, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो 108 में कहा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ AWG। अब देखो ए का मतलब होता है अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन। डब्लू का मतलब होता है वायर, WIRE, वायर। और जी का मतलब होता है गेज, GAUGE, गेज। तो अमेरिकन वायर गेज केवल एक पर ही है, ए पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिंबल है मैंने आपको बता रखा है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस प्रकार का होगा, इंटरमीडिएट का, किसका, इंटरमीडिएट स्विच का, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। बाकी आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस वाले स्विच का नाम। देखो इसका आंसर तो सी हो गया, बाकी आपको इस वाले स्विच का नाम बताना है, मैंने बता रखा है, ठीक है। बाकी इस वाले स्विच का आपको नाम बताना है। आपको देखो 110 में है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डायग्राम। तो ये किस प्रकार का डायग्राम है, आपको ये बताना है। तो देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपका, ये डायग्राम है वायरिंग का, किसका, वायरिंग का, WIRING, वायरिंग डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये वायरिंग डायग्राम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूट्रल गया, फिर एक बल्ब में जाने के बाद गया, मतलब इस प्रकार से वायरिंग करते हैं हम, जिस तरीके समझा रखा। यदि एक वायर होता तो वो उसका सर्किट, मतलब उसका इंस्टॉलेशन डायग्राम हो जाता है, जिसे पाइप वगैरह में करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आपके इतने ही क्वेश्चन थे 110, ठीक है। मॉड्यूल नंबर जो सेकंड था आपका अप्लायंसेस वाला, उसमें 110 क्वेश्चन थे टोटल, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर नंबर 8 हो, 7वां होगा, उसको मैं नेक्स्ट वाले में पढ़ाऊँगा। उसके अंदर भी मैं लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन रखूँगा, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, ये 3 लास्ट वीडियो, मतलब कि 1 से लेके 9, ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।